नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके लिए एक खास खबर। आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब ये प्रस्ताव कांग्रेस के जो राज्यसभा के सांसद है, मुख्य सचेतक है राज्यसभा में, जनरल सेक्रेटरी मीडिया है जयराम रमेश, इन्होंने मंगलवार को जब आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसी कुछ बात कह दी का जिससे कांग्रेस के सारे सांसद क्रोधित हो उठे। उन पे आरोप था अमित शाह जी पे कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और ये टिप्पणी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ के संचालन को लेके की गई थी। जब राज्यसभा में इस आपदा प्रबंधन विधेयक पर बहस हो रही थी, तो मंगलवार के दिन अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान पीएमएनआरएफ पर केवल एक परिवार का नियंत्रण था और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी का नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष हमला मानते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। जयराम रमेश ने अपने नोटिस में कहा कि यह बयान सोनिया गांधी जी के प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए प्री प्लानिंग से किया गया है, पूर्व नियोजित किया गया था। यह राज्यसभा के जो नियम है 188 के तहत विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर अमित शाह ने इस बयान के समर्थन में कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, न मैंने किसी का अपमान किया और उन्होंने अपनी बात सही है यह बताने के लिए 1948 का एक सरकारी विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज सामने लाया, जिसमें ये जो पीएमएनआरएफ पैक्ट, जिसमें यह पीएमएनआरएफ की जो स्थापना है ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका एक प्रबंधन एक समिति को सौंपा था। उसमें लिखा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस समिति में शामिल होंगे। सभापति धनखड़ ने इस तथ्य को आधार बनाते हुए कहा कि अमित शाह के बयान में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है किसी के विशेषाधिकार का और इसे प्रमाणित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। जगदीप धनखड़ जी ने नोटिस की जांच की, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान से पढ़ा, मुझे लगता है इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और 1948 का दस्तावेज का जिक्र उन्होंने किया, जिसमें पीएमएनआरएफ के संचालन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष का भी जिक्र किया है। धनखड़ ने यह भी कहा कि शाह ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए सहमति दी थी और उन्होंने 25 मार्च को सदन में रखा था। इस आधार पर मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। हालांकि अमित शाह जी ने जो कहा था वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तो बात वहां तक तो सही है कि उस जमाने में 1948 का एक प्रेस रिलीज होगा जिसमें यह कहा था कि प्रबंधन समिति में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे, क्योंकि उस समय देश की राजनीति में ऐसे कोई बड़े विपक्षी दल उभर के नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद अटल जी की भी सरकार रही, मोरारजी देसाई की भी सरकार रही, कई विपक्ष की भी सरकार रही, कांग्रेस रहित सरकारें रही और उन्होंने तब तो कांग्रेस अध्यक्ष को कभी इसका मेंबर नहीं बनाया। हालांकि इसमें यह भी साफ साफ नहीं कहा गया कि उन्होंने कहा कि एक परिवार का नियंत्रण था
वो परिवार कौन और किस परिवार की तरफ गृह मंत्री इंगित करते हैं? क्योंकि किसी परिवार का तो नियंत्रण हो नहीं सकता। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तो उसकी सदस्य होने के नाते पूरे फंड पर एक परिवार का नियंत्रण कैसा बोल दिया। लेकिन जब धनखड़ जी को बचाना होता है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की ही बात को सामने रखा, क्योंकि जयराम रमेश ने भी यही कहा था कि ये टिप्पणी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के खिलाफ जाती है। लेकिन फिर 1948 का वो प्रेस रिलीज, लेकिन वो 1948 का प्रेस रिलीज वो 1948 तक ही सीमित था। क्या बाद में इसमें कोई बदलाव हुआ? क्या 1948 का उदाहरण देते हुए अमित शाह यूपीए की ये दो टर्म्स जो गए पीछे, मनमोहन सिंह वन, मनमोहन सिंह टू, उसमें भी 1948 के ही प्रेस रिलीज को बेस मानते हैं क्या? ये कई सवाल है जो उठते हैं। लेकिन फिर क्या करें? लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को हमला तेज करने की कोशिश की। जयराम रमेश ने अपने नोटिस में अमित शाह के बयान को निराधार, अपमानजनक तो बताया ही था। कांग्रेस के विरोध के इस कदम को सरकार ने संसदीय मंच पर घेरने का प्रयास किया। हालांकि दोनों विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने कई पैच हालांकि इन दिनों कांग्रेस ने कई मौके पर सरकार के मंत्रियों को या मंत्रियों के बयान को लेकर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोशिश की है। लेकिन अधिकांश मामले में प्रस्ताव तकनीकी आधार देकर खारिज होते हैं। यह घटना भी साफ है कि कांग्रेस सोनिया गांधी को लेकर किसी भी कथित हमले को लेकर संवेदनशील बनी हुई है। पार्टी इसे अपने प्रमुख नेतृत्व की गरिमा और सम्मान को जोड़कर देखती है। लेकिन सभापति के फैसले ने कांग्रेस के इस कोशिश को झटका तो लगा, लेकिन फिर क्या कांग्रेस इसको जिंदा रखेगी या कांग्रेस फिर इसको भूलकर आगे की रणनीति तय करेगी? बीजेपी और सरकार के इस मुद्दे पर कभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अमित शाह के बयान को सही ठहराने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। एक तरह से यह तर्क देकर साबित करने की कोशिश की गई है कि अमित शाह का बयान कांग्रेस शासन के दौरान पीएमएनआरएफ और वर्तमान सरकार के पीएम केयर फंड की तुलना करने का हिस्सा था। पीएम केयर फंड को बीजेपी अक्सर अपने पारदर्शी और जवाबदेही के दावों के साथ पेश करती है। ये बात अलग है कि पीएम केयर फंड में कई ग्रे एरिया है और उस ग्रे एरिया को अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और दूसरी बात, जब एक फंड ऑलरेडी आपके पास है, पीएमएनआरएफ, उसके बाद पीएम केयर फंड, एक प्राइवेट फंड प्राइम मिनिस्टर के नाम से बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कई बार कोर्ट में भी, न्यायालयों में भी ये बात सरकार कह चुकी है कि पीएम केयर फंड ये सरकारी फंड नहीं है, ये गैर सरकारी फंड है। लेकिन फिर इसमें मोदी जी जुड़े होने की वजह से कई कॉर्पोरेट सेक्टर के सीएसआर का फंड पीएम केयर फंड की तरफ जाता है। पीएम केयर फंड भी एक ऐसी जगह हो गई है कि क्या सरकार से कुछ ऑब्लिगेशन लेने के लिए आप सरकार को पीएम केयर फंड में ऑबलाइज करते हैं? ऐसे सवाल कई जगह आए बाय उठते रहते हैं। पीएम केयर फंड में ऑडिट को लेके, क्योंकि सीएजी का ऑडिट होता नहीं उसमें, उसको लेके भी है। लेकिन जब पीएम केयर फंड पे कोई बात करता है, तो कांग्रेस कहीं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा स्थापित, मतलब पहले प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित पीएमएनआरएफ फंड की बात बार बार सामने लाती है और इसे एक परिवार का बताते हैं। यह घटना संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव का एक उदाहरण तो है ही। विशेषाधिकार प्रस्ताव खारिज होना कांग्रेस के लिए क्या ये नैतिक हार है, या कांग्रेस ये जानती है कि वर्तमान में जिस हिसाब से सदन चलाए जा रहे हैं, यह प्रस्ताव खारिज ही होगा, लेकिन कांग्रेस चीजें रिकॉर्ड पे लाना चाहती है, इसलिए प्रस्ताव तो नहीं दिया। कई चीजें इसमें से निकल के आती है। लेकिन क्या अब इसी मुद्दे को कांग्रेस सर जनता के बीच में लेके जाएगी, या फिर जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी तो महंगाई थोड़ी
कम दिखाई देती है क्योंकि सब्जियों के दाम गिर रहे हैं, लेकिन सब्जियों के दाम इस लेवल पे गिर रहे हैं कि किसान मर रहा है। जैसे टोमेटो की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जगह टोमेटो रास्ते पे फेंके हुए दिखाई देते हैं। लोग जानवरों को टोमेटो खिला रहे हैं क्योंकि मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है। पत्ता गोभी का यही हाल है, मटर का यही हाल है। कुल मिला के आवक ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें तो बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं। तो महँगाई या तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है या फिर लुढ़कता है तो रेट इतने लुढ़कते हैं कि जिसमें किसान मरता है। मरना किसी न किसी को है, कभी उपभोक्ता तो कभी उत्पादक करने वाला। लेकिन इसके बीच का रास्ता सरकार निकालने के लिए तय नहीं है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है। बाकी कई चीज़ें हैं जो सरकार अलग-अलग जगह पे उलझी हुई है। विपक्ष क्या उन चीज़ों को सामने लाएगा या फिर विपक्ष सोनिया गांधी के इस तथाकथित अवमानना का, तथाकथित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1948 का प्रेस रिलीज़ देकर एक फ्रंट फुट पे तो बीजेपी आ गई है। लेकिन फिर यही देखना है कि इश्यू कौन से महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए अभी बिहार का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए जो अंदरूनी स्लीपर सेल है, जो बार-बार राहुल गांधी कहते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनका इलाज करना, ये बड़ी प्रायोरिटी है। कुल मिलाकर ये कांग्रेस को तय करना है कि प्रायोरिटीज़ पे लड़ेंगे वो, क्योंकि बिहार का चुनाव सर पे है, उसके बाद यूपी, बंगाल, तमिलनाडु ये चुनाव राज्य है, जहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छी तैयारी कर रही है और कम से कम अखिलेश के साथ खड़ा होके कुछ और वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जब अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने ये प्रस्ताव लाया, तो धनखड़ साहब उनको बचा ले गए। ये तो आज दिखाई दिया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।